हेलो स्टूडेंट्स, आज हम GOC2 स्टार्ट करेंगे जो ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में टोटल 16 लेक्चर लगेंगे और हर साल आपके एग्जाम में यहां से 4 to 5 क्वेश्चंस अप्रोक्स आते हैं, इसलिए आपको बड़े अच्छे से समझना है और एक एक चीज को नोट डाउन करके अच्छे से रिवाइज करते हुए चलना है। देखो, इस पार्ट में हम ऑर्गेनिक की मेजर रिएक्शंस जैसे एडिशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस करेंगे। इसके साथ साथ इन रिएक्शन के मैकेनिज्म भी हम सीखेंगे और इसीलिए इस पार्ट को हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 के नाम से भी जानते हैं। तो आप स्लैश करके यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 भी लिख सकते हैं। अब देखो, इस पार्ट में जो भी हम सीखेंगे यानी जो बेसिक चीजें हम करेंगे वो आपके आगे भी ऑर्गेनिक में काम आएगी। यानी जब हम चैप्टर वाइज हाइड्रोकार्बन्स, एल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे वहां पे यहां के कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे, इसलिए एक एक चीज को आपको अच्छे से सीखते हुए चलना है। देखो, अब इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले ही सिखा देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डर रिएक्शन मैकेनिज्म से ही लगता है। रिएक्शंस उनको याद नहीं रहती। याद क्यों नहीं रहती उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, आप क्या कोशिश करते हो, जब भी आप किसी रिएक्शन को नोट डाउन करते हो या याद करते हो तो आपका मेथड ये होता है। देखो, आपने रिएक्शन ऐसे लिखी, ये रिएक्टेंट लिखा, फिर ये एरो बनाया और यहां पे ये प्रोडक्ट लिख दिया, तो आप रिएक्शन को ऐसे याद करने की कोशिश करते हो। फिर हम यहां पे क्या करते हैं, फिर इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म सीखते हैं। तो मैकेनिज्म, अब मैं जब भी आपको मैकेनिज्म कराऊंगा, बड़े बड़े मैकेनिज्म होंगे, यहां से स्टार्ट करूंगा, बोर्ड यहां तक पूरा भर जाएगा, फिर आप उसको एज इट इज रटने की कोशिश करते हो और इसीलिए कभी भी आपको रिएक्शंस याद नहीं रहती। अब सुनो मेरा मेथड क्या है। सबसे पहले देखो, रिएक्शन में याद करने वाला पार्ट क्या होता है। रिएक्शन में आपको याद करने के लिए सबसे पहले यह देखना कि रिएक्टेंट क्या दिया गया है और फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, कि एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कौन सा स्पेसिफिक रिएजेंट यूज करना होगा और किस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन हम करवाएंगे। ये चीज आपको पैरेलल सीखते हुए चलनी होगी। यानी एक रिएक्शन में एक साथ 4 चीजें आपको देखनी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे एल्काइल हैलाइड दिया है, तो एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए क्या मेथड होगा, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, या एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनाने के लिए आप क्या रिएजेंट यूज करेंगे। एल्काइल हैलाइड से अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो कौन से रिएजेंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। एसिड अगर आपको बनाना है तो कौन से रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। या ऐसे बोल दो, अल्कोहल से मुझे अगर एल्काइल हैलाइड बनाना है तो क्या मेथड होगा। अल्कोहल से मुझे एल्कीन बनाना है तो क्या मेथड होगा, कौन सा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। अल्कोहल से एसिड कैसे बना सकते हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। ये पैरेलल सारी चीजें आपको सीखते हुए चलना पड़ेगा। देखो, जब भी आप रिएक्शंस पढ़ते हो ना, मान लीजिए मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मान लीजिए मैंने एल्काइल हैलाइड लिया और एल्काइल हैलाइड से मैंने फाइनल अल्कोहल बना दिया। अब देखो, आप यहां पे ना एक साथ 2 चैप्टर पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, यहां पे आपने अल्कोहल का प्रिपरेशन सीखा है, ये एक रिएक्शन हो गई अल्कोहल के प्रिपरेशन की, ठीक। और जो भी यहां पे आपने ये रिएक्टेंट लिया है और यहां पे रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके आपने अल्कोहल बनाया है, तो यहां पे आप अल्काइल हैलाइड की, ये जो अल्काइल हैलाइड आपने लिया है, ये रिएक्टेंट की आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो। समझ आ रही है। इसकी तो आपने रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी और जो प्रोडक्ट आपका बना है उसका आपने प्रिपरेशन सीखा है। एक रिएक्शन में एक साथ 2 चैप्टर हम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है, ऐसे आपको देखना होगा, ठीक। अब बच्चे क्या करते हैं, फिर इसके बाद पूरा मैकेनिज्म रटते हैं। मैकेनिज्म आपको पूरा नहीं रटना होता, मैकेनिज्म में कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। ये पहले हुआ करता था कि एग्जामिनर आपसे पूरा मैकेनिज्म पूछता था, आजकल ओनली स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती है। जैसे मैकेनिज्म में आपको क्या याद रखना होगा, सबसे पहला तो आएगा इंटरमीडिएट। भाई, रिएक्शन में मैंने आपको पहले भी सिखाया था, GOC1 में मैंने आपको बताया था कि बच्चा सीधा बूढ़ा नहीं बनता, बीच में इंटरमीडिएट एज भी आती है। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बीच में कहीं इंटरमीडिएट भी बनेगा। तो वो इंटरमीडिएट क्या बनता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जामिनर डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइमर टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
इसलिए आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पता होना चाहिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके क्या क्या बन सकते हैं? कार्बोकैटायन बन सकता है, कार्बन एनायन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, कार्बिन बन सकता है या नाइट्रिन बन सकता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब उनकी स्टेबिलिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है ये भी हम सीख चुके हैं और वो आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन रिएक्टिविटी पे भी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन दे दिए और ये पूछ लिया कि इनमें से सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, किसी स्पेसिफिक रिएक्शन की तरफ पूछ लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAR यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसकी अभी चिंता आपको नहीं करनी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। यानी वो किससे पता चलेगा? वो हमें स्लोवेस्ट स्टेप से पता चलता है। तो रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे वहां पे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी लिखेंगे, वो भी आपको पता होना चाहिए। पूरा मैकेनिज्म रटने की जरूरत नहीं होती, आपको इन 4-5 पॉइंट पे ध्यान देना होता है। बात समझ में आई? एक तो आजकल मेजर एग्जामिनर जो फोकस करता है वो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे और रीजेंट पे फोकस करता है या इंटरमीडिएट पे फोकस करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको साथ के साथ ये चीजें भी सीखते चलना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर रेट ऑफ रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है और यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात समझ में आई रिएक्शन कैसे याद करनी है। और एक चीज का और आपको यहां पे ध्यान रखना है, कभी भी रिएक्शन आपको ऐसे एरो पे नहीं समझनी है। जब भी मैं आपको रिएक्शन कराऊंगा तो आपके ब्रेन में ऐसा होना चाहिए कि आप लैब में बैठे हैं और लैब में आप क्या देख रहे हैं, ये एक रिएक्शन बीकर है। ठीक, और इस रिएक्शन बीकर में सबसे पहले हम सोलवेंट डालेंगे। ठीक, सोलवेंट डाला, कभी भी आप रिएक्टेंट में सोलवेंट नहीं डालते, सबसे पहले सोलवेंट लेते हैं, फिर सोलवेंट में रिएक्टेंट डालते हैं और उसके बाद आप इसमें रीजेंट डालेंगे। फिर क्या होगा, रिएक्टेंट और रीजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ टाइम के बाद या एक लंबे टाइम के बाद यहां पे फाइनली एक प्रोडक्ट आपको तैयार करके देंगे। समझ आ रही बात? ये प्रोसीजर होता है। तो आपको ऐसे सोचते हुए चलना है कि एक सोलवेंट दिया गया है बीकर में, उसमें हमने ये रिएक्टेंट डाला तो ये केस बना होगा, फिर उसमें रीजेंट डाला तो ये हुआ होगा। तो ऐसे सोचते हुए अगर आप चलेंगे, ऐसे सीखते हुए चलेंगे जैसे मैं आपको आगे सिखाने वाला हूं, आप कभी भी रिएक्शंस नहीं भूलेंगे। और सबसे खास बात, इन पॉइंट्स का बस ध्यान रखना, आपको हमेशा ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद रहेंगी और आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो ये पॉइंट्स आप यहां पे नोट कर सकते हो कि मुझे इन बातों का ध्यान रखना है और मुझे ऐसे रिएक्शंस को सीखते हुए चलना है जैसा सर ने बताया है। एक बार नोट कर लो, फिर आगे आज हम 2 चीजें सीखेंगे, रीजेंट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। सबसे पहले हम सोलवेंट पढ़ेंगे और रीजेंट पढ़ेंगे। आज ओनली 2 बेसिक चीजें करेंगे, रीजेंट और सोलवेंट, और इसको बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो सोलवेंट क्या होता है। सोलवेंट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो आपकी रिएक्शंस को मीडियम प्रोवाइड करता है, और सोलवेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और इवन गैसियस रिएक्शंस में गैस भी हो सकता है। अब अगर बात की जाए सोलवेंट का क्या यूज है, देखो अगर हम डायरेक्ट रिएक्टेंट ले लिया और रिजेंट ले लिया, इन दोनों को मिक्स कर दिया और सोचेंगे प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उनको करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर मीडियम रिक्वायर होता है, जो मीडियम होता है उसी को हम सोलवेंट कहते हैं, और वो उसकी नेचर कुछ भी हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जैसे आगे हम बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1-2 एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे सोलवेंट हम क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट है, अल्कोहल है, एसीटोन है, और भी सोलवेंट्स हम आगे पढ़ेंगे, बेंजीन है, CH2 है, ईथर है, एल्केन्स है, ये सब सोलवेंट्स होते हैं। देखो अब सबसे पहले आप एक काम करो, सोलवेंट की हेडिंग डाल लो। सबसे पहले अपने को सोलवेंट पढ़ना है, तो इसमें लिखो, मेरे साथ साथ लिख लो, सोलवेंट इट इज ए कंपाउंड which provide medium to the reaction, which provide medium to the reaction, ठीक है, टू द रिएक्शन। समझ आया? अब सोलवेंट के कितने टाइप होते हैं, तो सोलवेंट के 2 टाइप होते हैं। कौन सा बोलो भाई? एक तो होता है पोलर सोलवेंट, और दूसरा क्या होगा, समझ गए, नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक, अब नॉन पोलर सोलवेंट कौन से होते हैं भाई? नॉन पोलर कंपाउंड कौन होंगे? जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो, 0 हो।
तो उनको हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कहते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट बोल देंगे यहां पे, ठीक। और जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो उनको कहेंगे पोलर कंपाउंड यानी पोलर सोलवेंट बोल देंगे, ठीक। नॉन पोलर सोलवेंट के एग्जांपल क्या होंगे, जैसे बेंजीन है, बेंजीन आपका नॉन पोलर सोलवेंट है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। CCl4 भी इसी का एग्जांपल है, CH2 है, बाकी आपकी एल्केन्स है, ठीक। एल्केन कोई भी हो सकती है आपकी, ठीक। ये आपके क्या है, नॉन पोलर सोलवेंट्स हैं। अब अगर बात की जाए पोलर सोलवेंट की, तो पोलर सोलवेंट फर्दर दो टाइप के होते हैं, तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो एक तो होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और इसको बार बार मैं PPS बोलूंगा, ठीक। और एक होता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, इसको मैं PAS बोलूंगा, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, ठीक। ये दो टाइप के होते हैं। यहां पे मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा क्योंकि डिटेल में इसको अपने को पढ़ना है, ठीक। अब देखो, एक आपको सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल पता है, ये तो सब जानते हो। सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये इतनी बार हम पढ़ चुके हैं, आगे भी बार बार पढ़ते रहेंगे, जब तक केमिस्ट्री चलती रहेगी तब तक ये प्रिंसिपल चलता रहेगा। सोल्यूबिलिटी प्रिंसिपल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और इसका मतलब आप समझते हैं कि नॉन पोलर में कैसा डिसॉल्व होगा, कैसा कंपाउंड डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर, और पोलर में कैसा डिसॉल्व होगा, पोलर कंपाउंड। समझ आ रही बात। जब भी हम नॉन पोलर रिएक्टेंट लेंगे तो वहां पे हमें नॉन पोलर सोलवेंट्स लेने हैं। समझ आ रही बात। और जब हम पोलर रिएक्टेंट लेंगे तो वहां पे हम पोलर सोलवेंट्स का यूज करेंगे। तो इसलिए हम सोलवेंट पढ़ रहे हैं, और इसलिए यहां पे लिखा है लाइक डिसॉल्व लाइक। इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमें रिएक्टेंट को देखते हुए, रिएक्टेंट अगर पोलर है तो पोलर सोलवेंट का यूज करना है, और रिएक्टेंट अगर नॉन पोलर है तो हमें नॉन पोलर सोलवेंट का यूज करना है। एक बार इसको लिख लो, फिर पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो और मेरे साथ साथ लिखो पोलर प्रोटिक सोलवेंट। क्या हेडिंग डालनी है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, और ब्रैकेट में इसका शॉर्ट नेम भी लिख लेंगे PPS, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। अब इसको पॉइंट्स लिखो, इसके बारे में अपने को जो जो थियरी में लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी नेचर कैसी होगी, नाम से ही पता चल रहा है पोलर, तो पोलर इन नेचर। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लो, पोलर इन नेचर। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड लिखा हुआ पोलर प्रोटिक सोलवेंट। प्रोटिक मींस इसके पास प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन देखो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन में से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, उसके पास ओनली एक प्रोटॉन बचता है, और H+ को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। समझ आ रही बात। तो प्रोटिक का मतलब इसके पास प्रोटॉन होगा, यानी ये H+ डोनेट कर सकता है। तो यानी हम ये कहेंगे जो H+ डोनेट करता है, हम ये कहते हैं कि उसके पास एसिडिक H होता है। तो क्या क्या लिखोगे, हैव एसिडिक H। अब एसिडिक H क्या होता है, हम इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं भाई। व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ऐसे एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन H+ के रूप में आ सकता है, उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और जब भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ऐसे एटम से लगा हो तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जैसे HCl, HBr हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपका H2O है, NH3 है, HF है, या एसिड्स की बात कर ले, जैसे RCOOH है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। ये नहीं लिखेंगे कि हमेशा होगी, इज पॉसिबल लिखेंगे। समझ आ रही बात, क्योंकि HCl में नहीं होगी, HF में होगी, H2O में होगी। बात समझ में आ रही है। अब अपने को इसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला बताओ कौन सा आएगा, यूनिवर्सल सोलवेंट H2O आ गया। फिर इसके बाद और कौन सा आएगा, एल्कोहल्स आ गई। और कौन सा आएगा, फिनोल आ जाएगा, ठीक। और क्या आएगा, थायो एल्कोहल आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका अमाइंस आ जाएगा, प्राइमरी अमाइन आएगा। प्राइमरी अमाइन के बाद बस 2 एसिडिक H है। फिर इसके बाद सेकेंडरी अमाइन आ जाएगा,
क्या टर्सरी अमाइन आएगा क्या इसमें? टर्सरी अमाइन नहीं आएगा, क्योंकि टर्सरी अमाइन के पास एसिडिक H नहीं होता। लेकिन हम एनिलीन तो लिख सकते हैं, एनिलीन आ जाएगा। ठीक, ये इसके पास भी एसिडिक H है, देखो ये रहा एसिडिक H। ठीक, और क्या आ सकते हैं यहां पे आपके? HF आ सकता है, और HCl आ सकता है, HBr आ सकता है, HI आ सकता है, और बताओ भाई कौन से आ सकते हैं? फॉर्मिक एसिड आ सकता है, HCOOH। ठीक, और अदर कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकता है। तो इनके पास एसिडिक H होगा। बात समझ में आ रही बात? ये आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। ठीक, तो ये तो सिंपल सी चीज थी, हो सकता है आपको आती भी हो, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे क्वेश्चंस में काम आएगी, वो समझो। तो वो क्या है, यहां पे देखना एक बार। यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक, और इस बीकर में ये मान लो मैंने क्या किया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया। और सबसे बढ़िया एक ही एग्जांपल अपने पास, वाटर ले लो। ठीक, वाटर ले लिया और इसमें मैंने एक रीजेंट डाल दिया। ठीक, फॉर एग्जांपल रीजेंट के नाम पे आप NaOH ले लो। ठीक, अब NaOH के पास कैटायन भी है और आपका एनायन यानी OH माइनस भी है। ठीक, अब देखो क्या होगा, जो वाटर हमारा होता है, तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है। ठीक, तो इस पे यहां पे हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वाटर के नेगेटिव पार्ट को ये कैटायन अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका अट्रैक्शन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये ऐसे इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक, और ऐसे इसको वाटर डिजोल्व कर देगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, और उसको हम थोड़ा सा उस तरफ लिख लेंगे, दूर लिख लेंगे, और इसको भी मैं थोड़ा सा खुला बना देता हूं। ठीक है, यहां पे OH मैंने लिखा। अब इसकी तरफ देखो, वाटर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा? वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर एनायन है, तो वाटर का पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी यहां पे क्या होगा, ये वाटर के हाइड्रोजन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। समझ आ रही बात? नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है। ये यूनिवर्सल रूल है, आपको पता है। समझ आ रही बात? यानी हम क्या कहेंगे, इसमें NaOH के कैटायन यानी सोडियम प्लस को भी डिसॉल्व कर लिया और एनायन यानी OH माइनस को भी डिसॉल्व कर लिया। तो यहां पे आपको एक नोट डालना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डिसॉल्व्स cationic as well as anionic part of reagent, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई कि जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो आपके कैटायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करेगा और रिजेंट के एनायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करेगा। क्योंकि जब हम यहां पे न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा। इसको अच्छे से नोट कर लो और लिख लो। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये नोट है। लिखो इसको और अच्छे से रिवाइज करो। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और मेरे साथ साथ लिख लो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखने वाली चीज साथ की साथ लिख लिया करो और समझने वाली चीज पहले समझा करो, इससे आपका टाइम बचेगा। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा, तो इसमें सबसे पहले आपको पता ही है क्या लिखना है, पोलर इन नेचर, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पोलर इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, एप्रोटिक। एप्रोटिक मींस वो प्रोटिक नहीं है, यानी उसके पास प्रोटॉन नहीं है, उसके पास देने के लिए H+ नहीं है। H+ नहीं है यानी उसके पास एसिडिक H नहीं है। तो क्या लिखोगे, डू नॉट हैव एसिडिक H, उसके पास एसिडिक H नहीं है। और जिसके पास एसिडिक H नहीं है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लिखा साथ के साथ। अब अपने को क्या करना है, एग्जाम्पल्स करने हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट और सबसे फेमस एग्जाम्पल जो इसका है वो है एसीटोन। तो एसीटोन तो सबको पता है, इजी सा है, ये लिख लो एसीटोन। इसको हम एक नाम और बोलते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। देखो एक मिथाइल ये लगा, एक मिथाइल ये लगा, और ये CO ग्रुप कीटोन है, डाई मिथाइल कीटोन, या इसको एसीटोन भी हम बोलते हैं।
तो फुल फॉर्म आप साथ के साथ लिख सकते हो, जैसे ही मैं बोलता हूं डाई मिथाइल कीटोन, अगर फुल फॉर्म लिखना चाहो लिख लेना। फिर नेक्स्ट आता है डीएमएसओ। डीएमएसओ मींस डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसमें क्या होता है, 2 मिथाइल लगेंगे और सल्फर का ऑक्साइड, ये ऐसे होता है। देखो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डीएमएसओ लिख लो साथ के साथ, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है डीएमएफ, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। देखो होता क्या है, ये है आपका अमाइड है, और एक कार्बन की चेन जब हो तो हम कॉमन नेमिंग में क्या यूज करते हैं, फॉर्म यूज करते हैं, तो फॉर्मामाइड हो गया ये। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों हाइड्रोजन हटा दूंगा और यहां पे एक मिथाइल ये लगा दिया और एक और मिथाइल लगा दिया। कितनी मिथाइल लगाई, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के लिए क्या बोलोगे, डाई मिथाइल, और इसको क्या बोल दोगे, फॉर्मामाइड। हो गया डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। तो ऐसे ही डाई मिथाइल एसिटामाइड भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे ये एसिड अमाइड है, ये एसिटा अमाइड है यहां पे, तो ये दोनों हाइड्रोजन हटाओ और यहां पे 2 मिथाइल लगा दो, क्या बन जाएगा, ये डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड। ऐसे आपको करना होता है। तो इनके साथ के साथ फुल फॉर्म भी लिख लेना, ठीक है। अब 2 और छोटे छोटे एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे ये है आपका टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, THF, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, आपको बहुत सारी जगह लिखा मिलेगा THF, बहुत इंपॉर्टेंट है THF और एसीटोन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो ये लिख लेना टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक। और एक और आता है आपका, अब कोई भी साइनाइड HCN को छोड़ के, क्योंकि HCN में देखो क्या है, इसके पास ये एसिडिक H है, ये एसिड होता है, तो इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे, हम इसमें कोई भी साइनाइड लिख देंगे। जैसे आप मिथाइल साइनाइड लिख दो, इथाइल साइनाइड लिख दो, ठीक, ये भी आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। समझ आ रही बात। ये एग्जांपल्स हो गए। अब समझो इंपॉर्टेंट चीज, आपने इतना नोट कर लिया, अब इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। देखो जैसे मान लीजिए हमने एसीटोन का एग्जांपल ले लिया, ठीक, और हमने यहां पे बीकर में क्या लिया, एसीटोन ले लिया फॉर एग्जांपल। जैसे पहले वाटर लिया था, इस बार आपने क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया, ठीक। ये आपका एसीटोन है बीकर में, समझ आई बात। और यहां पे हमने क्या किया, NaOH डाल दिया, तो NaOH क्या करेगा, आपको पता है, एक तो Na+ देगा, ठीक, और एक OH- देगा। बात समझ में आ रही है। अब एसीटोन जो हमारा है, तो एसीटोन पे आपको पता है, यहां पे इस पे प्लस चार्ज है और यहां पे इस पे माइनस चार्ज है, ठीक। कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, देखो ये ऐसे शो करते हैं ना, ठीक, यहां पे प्लस कार्बन पे और इस पे माइनस। तो अब क्या होगा, इसकी तरफ ये ऐसे अट्रैक्ट होगा, देखो ये ऐसे अट्रैक्ट होगा, ठीक, डेल माइनस डेल प्लस, तो इसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक। ये नेगेटिव पार्ट इसका ऑक्सीजन वाला पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। बात समझ में आई। अब सिमिलरली उसमें क्या होगा, उसमें पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव पार्ट का मतलब यहां पे क्या होगा, ये देखो जैसे हमने ये बनाया, यहां पे दोबारा बना देता हूं, ये ऐसे आपका, ये यहां पे मिथाइल है, ठीक, और ये यहां पे ऑक्सीजन और यहां पे मिथाइल लगा हुआ, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहां पे जो बल्की ग्रुप है ना, तो ये अट्रैक्शन होने नहीं देते, ठीक। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पे क्या होगा, आपस में अट्रैक्शन नहीं होगा। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स anion is not dissolved। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से। और चाहो तो ये बात आप नोट डाल के भी लिख सकते हो। नोट डाल के हम क्या लिखेंगे भाई, आपने क्या देखा, यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ने कैटायन को तो डिसॉल्व कर दिया लेकिन एनायन को डिसॉल्व नहीं कर पाया। ये चीज आगे बहुत काम आएगी, तो नोट डाल के लिख लो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डिसॉल्व only cationic part of the reagent। तो 2 इंपॉर्टेंट नोट आज हमने डाल लिए हैं
और दोनों आपको ध्यान रखने हैं, पूरी ऑर्गेनिक में काम आएंगे। पहला नोट हमने ये डाला कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट कैटायन के पॉजिटिव पार्ट को रिजेंट के कैटायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करता है और एनायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करता है। लेकिन अगर बात की जाए पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की, वो ओनली कैटायनिक पार्ट को डिसॉल्व करता है, यानी जिस पे प्लस चार्ज है उसको डिसॉल्व करेगा, एनायन को डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आगे काम आएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। यहां पे हमारा सोलवेंट खत्म हो गया, अब आगे अपने को रीजेंट पे बढ़ना है, जल्दी से नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो रीजेंट, और रीजेंट में बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने HCl ले लिया, तो HCl में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो Cl पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है। और अगर इसको हम जनरल वे में बताएं तो ऐसा होगा, कोई भी न्यूट्रल रीजेंट जो होगा उसमें आपका एक पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, एक नेगेटिव पार्ट हो सकता है। जो पॉजिटिव पार्ट रहेगा उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कहेंगे और जो नेगेटिव पार्ट रहेगा उसको न्यूक्लियोफिलिक पार्ट कहेंगे। और इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि जैसे यहां पे जरूरी नहीं है कि पूरा कैटायन बने, इस पे पार्शियल पॉजिटिव शो कर सकते हैं और इस पे पार्शियल नेगेटिव भी शो कर सकते हैं। अब देखो, अगर रिएक्शन मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से स्टार्ट होती है तो उसको इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कहेंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल से स्टार्ट होती है तो उसको न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कहेंगे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस में, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे। और आगे जब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा तो उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, और जब न्यूक्लियोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आएगा तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या क्या बातें बता रहे हैं, आगे मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। बस अब तो आप ये समझो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ताकि आगे रिएक्शंस में अपने को दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल पढ़ेंगे, तो मेरे साथ साथ हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, तो देखो पहले ये देखो कि इलेक्ट्रोफाइल नेम कहां से आया। इलेक्ट्रोफाइल आपका नेम दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो आया है इलेक्ट्रॉन से और फाइल आया है इंग्लिश की वर्ड रूट फिलिन से। फिलिन का मतलब होता है टू लव। क्या मतलब होता है? टू लव। तो यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन्स को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। तो ये डेफिनेशन है, मेरे साथ साथ आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज which are attracted towards electrons are called electrophiles। बात समझ में आई? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकते हैं? कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो उनको हमें इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। जनरली कैटायंस होते हैं, या वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो इसमें लिख लो, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली जरूर लिखना, इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली कैटायंस एंड वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज। वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज जनरली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जरूरी नहीं है सभी कैटायंस आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम करें, कुछ कैटायन नहीं करते हैं। जैसे अभी एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा, वो आपको अच्छे समझना है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे कैटायन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैटायन का एग्जाम्पल आप लिख लो। सबसे पहले लिख लो कैटायंस, हेडिंग डाल लो कैटायंस एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? देखो कैटायंस में क्या हो सकता है, जैसे कोई भी एल्काइल ग्रुप है वो कैटायन का काम करे। जैसे मान लीजिए CH3+ करे, या ये मिथाइल कैटायन है आपका, या इथाइल पे कैटायन बन जाए, या आपका NO2+ करे। NO2+ ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल है, NO+ भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और SO3H+ भी आपका कैटायन का काम करता है। और कौन कर सकता है? HC डबल बॉन्ड O+
ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। या ऐसे आ जाए आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। एच सी डबल बॉन्ड एन एच प्लस, ये इसके ऊपर ये प्लस, ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये आगे सारे आप रिएक्शंस में देखेंगे। समझ आ रही बात? ये सब इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ठीक, अब मैंने बोला था कि कुछ कैटायंस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी करते हैं, बहुत जरूरी है इन एग्जाम्पल्स को समझना। जैसे मान लीजिए सबसे पहला एग्जाम्पल ले ले हम NH4+ का। देखो अगर NH4+ की बात की जाए, जैसे NH3 है, NH3 किसके साथ रिएक्शन करेगा? H+ के साथ रिएक्शन करेगा। H+ के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? NH4+ बनाता है। अब नाइट्रोजन क्या करता है? अपना लोन पेयर हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में डाल देता है, इसके, या ऐसे बोल दो इसके साथ शेयर कर लेता है। तो ये बन गया NH4+। अब देखो नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। और 4 बॉन्ड बनाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। बात समझ में आई? इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करता, बिकॉज इट हैव कंप्लीट ऑक्टेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? ऐसे ही अगर आप H3O+ को देखोगे तो H3O+ का भी कंप्लीट ऑक्टेट होता है। वो भी आपका, इसके पास देखो क्या होता है, प्लस चार्ज भी होता है इसके पास, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। इसलिए ये भी कभी, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा। देखो दोनों कैटायन है लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते। इसके अलावा जैसे सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, या आपका कैल्शियम 2+ है, ये भी आपके कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेंगे। कौन कौन? जैसे सोडियम प्लस हो गया, पोटेशियम प्लस है, मैग्नीशियम 2+ है, कैल्शियम 2+ है, क्योंकि इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जनरल यहां पे हम एक नोट डाल लेंगे। कैसे? देखो NH4+, H3O+, H3O+, और क्या लिखेंगे? फर्स्ट ए एंड सेकंड ए कैटायंस, सेकंड ए कैटायंस, फर्स्ट ए ग्रुप 1A यानी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायंस, और एक और इनके साथ लिखना हमेशा एक जो साथ आता है एल्यूमिनियम 3+, डू नॉट वर्क एज इलेक्ट्रोफाइल because they have complete octet, because they have complete octet। बात समझ में आ गई? ये पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट था। अब यहां पे हम इनके भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे देखो सोडियम प्लस आपने देखा, तो सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 होगा, यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। सिमिलरली अगर हम K+ की बात करें तो K+ में भी क्या होगा? 3s2 3p6 है, तो इसका भी ऑक्टेट क्या बोलोगे आप? कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही आप Mg2+ ले लो या कैल्शियम 2+ ले लो, कैल्शियम 2+ का भी क्या आएगा? 3s2 3p6 आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। एल्यूमिनियम 3+ की बात करोगे, इसमें भी क्या है? 2s2 2p6 है, तो इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये आपके इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसे आपको लिख लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अभी हमने कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल देखे हैं, अब हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कर दो। अब नेक्स्ट लिखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होंगे? जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। तो इसमें सबसे पहले आप लिखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग स्पीसीज। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? देखो लुईस एसिड जो होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए सभी लुईस एसिड आपका क्या काम करेंगे? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। तो लिख लो, इसमें हम लिख सकते हैं ऑल लुईस एसिड, ऑल लुईस एसिड्स बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल।
अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आपके कौन से आएंगे, ये आ जाएगा आपका BeCl2, ठीक, BCl3, और कौन सा आ सकता है, AlCl3 आ जाएगा। इसके अलावा आपका SnCl2 आ जाएगा, SnCl4 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर SnCl4 का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सही बात है, लेकिन इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आपका SbCl5 आ जाएगा, PCl3 आ जाएगा, इसके पास भी वैकेंट 3d ऑर्बिटल है, PCl5 भी आ जाएगा। तो ये सब आपका लुईस एसिड का काम करेंगे, और लुईस एसिड का काम करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे। इसके अलावा और कौन से आ सकते हैं, सेकंड, ऐसे स्पीसीज जिनके पास पोलर पाई बॉन्ड हो। सेकंड लिखना, पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पेसीज। तो इसमें कौन सा एग्जांपल आ जाएगा आपका, जैसे सबसे पहला एग्जांपल मान लीजिए मैंने CO2 ले लिया, तो CO2 में देखो ये क्या है, इसके पास पोलर पाई बॉन्ड है ना, ये रहा पोलर पाई बॉन्ड। अब ये बॉन्ड कैसे टूट सकता है, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा, इसके ऊपर डेल प्लस आएगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बनेगा ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। नेक्स्ट है SO3, ये भी आपका किसका काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। कैसे, ये देखो SO3 का स्ट्रक्चर ये बनता है, तो इसके पास ये जो पोलर पाई बॉन्ड है ये ऐसे टूट जाता है, इसमें माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, और जैसे ही इस पे प्लस आएगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का काम करेगा। और जब वहां पे हम सल्फोनेशन पढ़ेंगे, जब हम ESR में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हम वहां पे देखेंगे सल्फोनेशन में SO3 ही आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे आपके काम आएगा। तो समझ आ गया आपको बात कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीट कर लिए, आप एक बार नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल्स करेंगे। जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो न्यूक्लियोफाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे से आपको समझना है। न्यूक्लियोफाइल्स, सबसे पहले ये देखो, ये वर्ड कहां से आया, ये वर्ड आया है आपका न्यूक्लियस प्लस फिलिन वर्ड रूट से। फिलिन वर्ड रूट का मतलब आप समझते हो, टू लव। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग होंगे, यानी जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब न्यूक्लियस की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, देखो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी न्यूक्लियस आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, यानी जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो अट्रैक्ट होगा। यानी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, या न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल को मैं NU लिखूंगा ऐसे, है ना, शॉर्ट में। न्यूक्लियोफाइल्स साथ साथ लिखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which attack on electron deficient center। और इसके ब्रैकेट में आपको एक चीज और लिखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट में आप लिखेंगे एक्सेप्ट H प्लस। अभी इसका मतलब समझाऊंगा, एक बार बस लिख लो, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एक्सेप्ट H प्लस। ये समझ में आ गया। अब देखो, जैसे OH माइनस है, ठीक, ये OH माइनस है, तो यहां पे इसने क्या किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे CH3 प्लस ले लिया, ठीक, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर जाकर के इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे अटैक नहीं करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल ऐसा नहीं करेगा कि जाके न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करे, ये मेथड रॉन्ग है। हमेशा होता क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है। तो ये एरो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये बात समझ में आई यहां पे। तो अब यहां पे देखो, यहां पे क्या होगा, इसने किसके ऊपर अटैक किया, ये कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगी, ठीक।
एक तो केस ये बन सकता है। अब ये भी तो बन सकता है, ये OH माइनस है और यहां पे ये मान लीजिए किसके साथ, ये HCl ले लिया तो इस पे प्लस इस पे माइनस होगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये H2O बनेगा प्लस Cl माइनस। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्या हुआ, इसने इस एनायन ने किसके ऊपर अटैक किया है, H प्लस के ऊपर अटैक किया है। अब H प्लस के ऊपर अटैक करके इसने वाटर दिया, यानी यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हुई है। तो यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम ना करके यहां पे ये बेस का काम करता है, इसलिए मैंने लिखा एक्सेप्ट H प्लस। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जब भी कोई एनायन या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आपका H प्लस पे अटैक करता है उस टाइम वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा, वो आपका बेस कहलाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है और इस केस में ये न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहां से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस, all nucleophile are bases but vice versa not true। बिल्कुल सही बात है भाई, सभी इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, सभी न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो बेस होते हैं, लेकिन सभी बेस न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकते, क्योंकि वो बेस तभी कहलाएगा जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा या H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ आ रही बात? तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, या ऐसा लिख लो, वो तो लिख ही लिया हमने, न्यूक्लियोफाइल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। समझ आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन हो सकते हैं, एनायंस हो सकते हैं या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज हो सकते हैं। समझ आ रही बात? यह भी पॉइंट लिख लो, न्यूक्लियोफाइल्स मे बी एनायन और लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज। ठीक, और किसी भी एनायन को या लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कब बोलेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा एक्सेप्ट H प्लस। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री न्यूक्लियोफाइल्स आर कार्बन प्लस और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सीकिंग स्पीसीज। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होते हैं जो या तो कार्बन प्लस पे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या कार्बन पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये समझो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये CH3Cl है, इस पे डेल माइनस होगा, इस पे डेल प्लस होगा, तो OH माइनस की रिएक्शन जब आप कराओगे ये यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, तो ये क्या हो गया, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव सीकिंग स्पीसीज हो गया। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर देगा। समझ आ रही बात? ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इन चीज़ों को थोड़ा अलग रखना, ये आप यहाँ पे देखो, मैं इनको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ, इनको सेपरेट रखना क्योंकि ये समझने के लिए होती हैं। ठीक, समझ आ रही बात? तो इनको थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। और चाहो तो आप इनको अलग बॉक्स में बंद कर दिया करो, जैसे या अलग पेन से लिख लिया करो कि सर ने ये समझाने के लिए किया था। ठीक, समझ आ गया? इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफाइल पे और अच्छे से समझते हैं। अब देखो, हमने न्यूक्लियोफाइल पढ़ा और बेस पढ़ा। अब अपने को न्यूक्लियोफाइल में और बेस में डिफरेंस पढ़ना है और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक काम करो, आप अपनी कॉपी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाओ, बिल्कुल बीचों बीच, और इसमें एक काम करना, लेफ्ट साइड में लिखना आप न्यूक्लियोफिलिसिटी और राइट साइड में लिखना बेसिसिटी। ठीक, और अब 3 पॉइंट लिखेंगे हम डिफरेंस के, 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट इसके, तीनों को कंपेयर करते हुए लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट में सबसे सिंपल होता है, फर्स्ट पॉइंट में आप न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिख दो, उधर बेस की डेफिनेशन लिख देना, वो आप पढ़ चुके हो तो मेरे साथ साथ लिख लो। देखो, न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज which
अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एक्सेप्ट H+। ये समझ में आया आपको? ये पीछे हमने लिखा था, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे OH- है, इसकी रिएक्शन हमने कराई CH3Cl के साथ। इसकी रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर डेल माइनस आता है, इसके ऊपर डेल प्लस आता है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये बन जाएगा। आगे आप ये रिएक्शन भी पढ़ेंगे, ये SN2 रिएक्शन होती है, अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो इधर देखो इसकी डेफिनेशन बेस की, स्पीसीज विच एक्सेप्ट H+ आयन इन एक्वस मीडियम आर कॉल्ड बेस। ये हमने पढ़ा था, जैसे OH- की रिएक्शन है, आप क्या करोगे, HCl के साथ करा दो, क्या करेगा ये, HCl से H+ एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? अब ये तो था सिंपल पॉइंट जो आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, अच्छा पॉइंट है, अब ध्यान से लिखना। देखो अब इसमें लिखो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड। ठीक, इसका मतलब क्या होता है यहां पे, बताओ भाई। काइनेटिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिक्स मींस स्पीड की बात हो रही है, तो जैसे अटैकिंग स्पीड बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा, और अटैकिंग स्पीड अगर कम है तो आपका न्यूक्लियोफाइल वीक होगा। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एज अटैकिंग स्पीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज स्ट्रेंथ, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक, या इसको ऐसे लिखने की बजाय और अच्छे से लिखते हैं, ऐसा लिख लो सीधा, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल लिख लो, आप मेरे साथ साथ ही लिख लेना। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में क्या होगा, अटैकिंग स्पीड हाई, ठीक, अटैकिंग स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल आपका है तो इस केस में क्या होगा, अटैकिंग स्पीड क्या होगी, लो होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब इधर देखो इसका सेकंड पॉइंट, ये तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, यानी स्पीड से किया आपने, लेकिन बेस में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पीड का कोई मैटर नहीं करता। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, बेसिसिटी इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। अब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। ठीक, इसमें आप साथ के साथ लिख लो, मैं फिर समझाता हूं आपको। दैट इज एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीज बेसिसिटी इंक्रीज, या ये भी लिख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। बात समझ में आई? देखो होता क्या है, जब एसिड बेस रिएक्शन होती है ना तो उसमें हीट रिलीज होती है। अब एसिड बेस रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होगी तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए हमने 3 बेस ले लिए अलग अलग, जैसे हमने NaOH ले लिया, MgOH ट्वाइस ले लिया, CaOH ट्वाइस ले लिया, और इन तीनों की रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करा के देखी या HCl के साथ करा के देखी। हमने एसिड एक ले लिया कॉमन, फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, बेस अलग अलग लिए, NaOH ले लिया, CaOH ट्वाइस ले लिया, MgOH ट्वाइस ले लिया। अब तीनों की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस एसिड के साथ अलग अलग आएगी। अब जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। समझ आ रही बात? देखो होता क्या है, एसिड बेस रिएक्शन होनी है, एसिड बेस रिएक्शन करके जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, या यूं बोल दो जितनी ज्यादा सिस्टम से हीट रिलीज होगी भाई, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी, स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस वो था। या सीधा आप ये याद रखो, एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, सीधा सिंपल सा फंडा है। ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा थर्मोडायनेमिक्स में।
अब इसको एक बार नोट कर लो बस, ठीक। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, ये और भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ठीक। यानी एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। समझ आई बात? देखो जैसे क्या होता है, मान लीजिए ये OH माइनस ही मैंने ले रखा है, तो इसमें दे दिया मैंने CH3Cl, इसके ऊपर अटैक करना है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिक स्पीड ज्यादा होगी, इसकी ये काइनेटिकली ये ज्यादा स्पीड होगी। समझ आ रही बात? और अगर हम यहीं पे एक काम करें, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल ले लें, ये वाला एग्जांपल देखना आप। इस एग्जांपल में देखो इस पे डेल माइनस आएगा, येलो पेन से दिखा देता हूं। एक काम करो, ये OH माइनस है, यहां पे येलो पेन से मैं शो कर देता हूं। जैसे यहां पे डेल माइनस आया था, यहां पे डेल प्लस आया था, उसने इजीली अटैक कर दिया। यहां पे डेल माइनस, यहां पे डेल प्लस। तो यहां पे जब ये अटैक करने जाएगा इसके ऊपर, देखो यहां पे बल्कि ग्रुप है, ठीक। तो जैसे ही ये ऐसे अटैक करने जाएगा यहां पे, तो ये बल्कि ग्रुप्स के कारण यहां पे सही से अटैक नहीं कर पाएगा, और यहां पे हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये यहां पे अब वीक न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। समझ आ रही बात? यानी स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। फोर्थ क्या लिखेंगे अब? फोर्थ नहीं, थर्ड लिखना इसमें क्या लिखोगे, बेसिसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय क्या लिखेंगे, बेसिसिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि देखो यहां पे क्या है, कोई भी बेस है उसको तो छोटा सा एक H+ आयन को एक्सेप्ट करना है और स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है। भाई H+ तो छोटा होता है, उसमें कोई आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई केस नहीं आएगा, यानी बेसिसिटी पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तीन फैक्टर दोनों के लिख लिए, इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, कौन से न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज होंगे, उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और न्यूक्लियोफिलिसिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ये अपने को पढ़ना है। एक बार नोट डाउन करो। अब नेक्स्ट देखो, अपने को न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स करने हैं, तो हेडिंग डाल लो एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे एनायंस के एग्जांपल। तो इसमें लिख लो ऑल एनायंस वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। सभी एनायन न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप का एनायन है, जैसे मिथाइल एनायन हो जाए, इथाइल एनायन है, ठीक, आइसोप्रोपाइल का एनायन है या आइसोब्यूटाइल का एनायन है, कोई भी अल्काइल ग्रुप का एनायन, ठीक। और क्या हो सकता है, NH2- हो सकता है या OH- एनायन है। इसके अलावा और कौन से आएंगे आपके, हैलाइड आयन्स आ जाए, फ्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, आयोडाइड आयन है। और कौन से एग्जाम्पल अब यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये आपका RO- है, ठीक। फिनोक्साइड आयन आपका यहाँ पे आ सकता है, फिनोक्साइड आयन है, और एसीटेट एनायन है, ठीक। कोई भी एनायन, कोई भी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो सब आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। और इसके अलावा और कौन आ सकते हैं, ऑल लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप, और ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज वर्क्स एज न्यूक्लियोफाइल। सभी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। एग्जाम्पल के लिए आपका अल्कोहल आ गया, ठीक, और कौन आ गया, फिनोल आ गया, फिनोल के पास भी लोन पेयर होते हैं, ठीक, ये भी आपका लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। इसके अलावा अमोनिया है, ठीक, और प्राइमरी अमाइन है या प्राइमरी अमीन बोल दो, सेकेंडरी अमीन है, ठीक, इसके पास भी लोन पेयर है। नेक्स्ट इसके अलावा और कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, टर्सरी अमीन के पास भी लोन पेयर है, RNR और एक और R, ये हो गया। इसके अलावा आपका और क्या हो सकता है, H2O2 हो सकता है, ठीक, और क्या आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, NH2 या N2H4 बोल दो। और कौन सा आ सकता है,
फिनाइल हाइड्राजीन आ सकता है, फिनाइल हाइड्राजीन भी इसका एग्जाम्पल है। ये आपका फिनाइल हाइड्राजीन है, ठीक, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक। और इसके अलावा अगर आप यहां पे देखेंगे, ये क्या है, यहां पे ये NH2, सॉरी NH2 नहीं आएगा, यहां पे NH2 आ जाएगा। फिनाइल हाइड्राजीन बनाया, और एक काम करो, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो, तो ये क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो हम इसको DNPH भी शॉर्ट में बोल देते हैं। क्या बोलोगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। समझ आ रही बात, ये आ गया। इसके अलावा आपका एक एग्जाम्पल और आता है DNP, जो बहुत ही फेमस है। ये वाला एग्जाम्पल है आपका 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल, क्या बोलते हैं इसको, DNP, ठीक है, शॉर्ट में। और इसको बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनोल। समझ आ रही बात, ये एग्जांपल्स थे आपके। एक बार आप ये एग्जांपल्स नोट डाउन करो, इसके बाद के एग्जांपल हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल का नेक्स्ट टाइप लिखो, नॉन पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज। नॉन पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज, ठीक है, बेसिक साथ साथ लिख लिया करो। इसमें कौन से एग्जांपल आएंगे, अब नॉन पोलर पाई बॉन्ड किसके पास होगा, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो इसमें एग्जांपल जो आपके आएंगे एल्कीन्स एंड एल्काइंस ओनली। समझ आ रही बात, जैसे कैसे, यहां पे आप ये एल्कीन का एग्जांपल लिख लो, तो एल्कीन के पास क्या होता है, यहां पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना, यहां पे इसके पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, ये क्या करती है, आपके इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है, या ये बोल दो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। समझ आ रही बात, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और सिमिलरली आप एग्जांपल लिख सकते हैं एल्काइन का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखना, कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो आपका इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, एरो दे के या नोट डाल के, जो भी आप लिखना चाहो, स्पीसीज विच वर्क्स एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल कौन से हैं, जैसे RSH है, ठीक, थायो अल्कोहल है। इसके अलावा आपका PH3 है, ठीक, या PCl3 है। तो ऐसे एग्जांपल्स, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेंगे। ऐसा क्यों होता है, देखो, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे, क्योंकि इनके पास क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। नेक्स्ट क्या है, अब इनके पास वैकेंट 3 ऑर्बिटल भी है, सल्फर के पास भी है, फास्फोरस के पास भी है। तो वैकेंट ऑर्बिटल जिसके पास होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करेगा। तो इसमें रीजन लिख लो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण ये किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। तो समझ आ गया आपको, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं। तो इसको लिखो, फिर लास्ट हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसमें देखो, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, सबसे पहला फैक्टर आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक। तो इसमें आपको सिंपल सा पता है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। सिंपल सा, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, ये दे दिया आपको, OH- है और H2O है, तो इसमें बताओ किसकी ज्यादा होगी, भाई जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो उसकी
न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और एग्जांपल लिख सकते हैं NH2 माइनस से की ज्यादा होगी, किससे? NH3 से। समझ आ रही बात? सिमिलरली SH माइनस की ज्यादा होगी H2S से। तो ऐसे एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में हम दो टाइप से करते हैं, एक तो ग्रुप में और एक पीरियड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ए पीरियड। पीरियड में देखो क्या होता है, आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी पीरियोडिक टेबल की बात आए, अगर ग्रुप की बात करें तो वहां पे आपको साइज वाला फैक्टर कंसीडर करना है, और जब भी पीरियड की बात करेगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर कंसीडर करेंगे। देखो, क्योंकि पीरियड में क्या होता है, साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। अब सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड में सभी के पास क्या है, ओनली सेकंड सेल है भाई, मैक्सिमम सेकंड सेल तक है। थर्ड पीरियड वालों के पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेल तक है। फोर्थ पीरियड वालों के पास 1 2 3 फोर्थ सेल तक है। तो सबकी आउटर मोस्ट सेल सेम है, तो ऑलमोस्ट सबका साइज सेम रहता है। तो इसलिए पीरियड में हम क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो आप लिखोगे एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज इन ए पीरियड, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात की जाए, जैसे एनायन ले लिए मैंने सारे, CH2 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। तो इसमें देखो, जैसे जैसे राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो सारे एनायन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। सिमिलरली अगर बेसिसिटी की बात करें या बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही आएगा, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। ये समझ में आया आपको अच्छे से? इसको नोट डाउन कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो इसका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अपने को अच्छे से करना है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर। अब देखो, हम सेकंड फैक्टर पढ़ रहे थे इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमने पीरियड में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इन ए ग्रुप। तो हेडिंग डाल दो इन ए ग्रुप, और हेडिंग डालने के बाद कॉपी पेन साइड में रख दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि इसको अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है और फिर रिवाइज करना है। देखो, जैसे मान लीजिए अपने को एग्जाम्पल दे दिया, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन का ऑर्डर बताना है। ठीक, अब यहां पे दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे, एक तो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट का केस बनेगा, एक पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट का केस बनेगा। तो सबसे पहला केस जो मैं बना रहा हूं वो है पोलर प्रोटिक सोल्वेंट का केस। इन पोलर प्रोटिक सोल्वेंट, PPS लिख दिया, समझते हैं आप? देखो, अब इसमें लिखना इन PPS कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक पार्ट, cationic as well as anionic part of the reagent is dissolved। ये हम पढ़ चुके हैं, ये अच्छे से आपने समझा था पहले। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे अगर मान लीजिए बात की जाए, यहां पे मान लीजिए हमने रिएजेंट ले लिया NaF, NaCl, NaBr, NaI, इनका कंपैरिजन करना है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, यहां पे एक बीकर आपने ले लिया, ठीक, और इस बीकर में मान लीजिए आपने पोलर प्रोटिक सोल्वेंट वाटर ले लिया, ठीक। आपने क्या डाला है, मान लीजिए NaF डाला, तो इस पे क्या है, प्लस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। अब ये क्या है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट है, तो इसको भी डिसॉल्व करेगा, इसको भी डिसॉल्व करेगा, यानी इसका भी हाइड्रेशन होगा, कैटायन का भी हाइड्रेशन होगा, और आपके एनायन का भी हाइड्रेशन होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक। और एक दूसरा केस मान लीजिए हमने क्या किया, यहां पे NaF की बजाय कंपैरिजन करने के लिए हमने क्या ले लिया, NaI का ले लिया। NaI मतलब सोडियम आयोडाइड का ले लिया, ठीक। और केस वही वाटर लिया है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट लिया, कोई और सोल्वेंट भी ले सकते हो, ठीक। तो यहां पे क्या होगा, इसमें भी कैटायन का भी हाइड्रेशन होगा और आपका एनायन का भी हाइड्रेशन होगा। बात समझ में आ रही है बात? अब देखो यहां पे डिफरेंस कहां आएगा। अब देखो कैटायन तो सेम है लेकिन एनायन अलग है। अब यहां पे एनायन क्या है, फ्लोराइड आयन है, तो फ्लोराइड आयन क्या है, F माइनस है। साइज क्या होता है इसका, साइज स्मॉल है, और जिसका साइज स्मॉल हो तो उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक। इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, हाइड्रेशन बोलो क्या होगा,
ज्यादा होगा। ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि जिसका साइज छोटा हो या जिस पे चार्ज ज्यादा हो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। या हाइड्रेशन की जगह अगर आपने सोलवेंट दूसरा लिया है, जैसे अमोनिया वगैरह लिया है या अल्कोहल ले लिया, तो हाइड्रेशन की जगह वहां पे आप सोल्वेशन बोलेंगे। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक। तो जैसे ही हाइड्रेशन बढ़ेगा तो इसका हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज बढ़ेगा। और हाइड्रेटेड साइज अगर बढ़ेगा तो आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी, आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी। क्योंकि भाई जिसका बड़ा साइज है तो वो ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा, उसके आयंस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसा समझो फ्लोरीन एक छोटा सा एटम था और उसको बहुत भारी भारी पत्थर आपने बांध दिए, क्या वो मूवमेंट कर पाएगा? ऐसे सोच लो छोटा सा बच्चा है और बहुत सारा बोझ उसके ऊपर आपने लाद दिया, क्या वो मूव कर पाएगा? 1 क्विंटल बोझ उसके ऊपर आपने लाद दिया, नहीं मूव कर पाएगा, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो गया। अब उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही? और आयनिक मोबिलिटी कम होगी तो अटैकिंग स्पीड कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक, आयनिक मोबिलिटी कम होने से क्या होगा, अटैकिंग स्पीड कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। लेकिन यहां पे उल्टा होगा, आयोडाइड आयन जो है I माइनस का साइज क्या है, साइज क्या है भाई, लार्ज है। लार्ज साइज है तो हाइड्रेशन कम होगा, और हाइड्रेशन कम होगा तो क्या होगा, हाइड्रेटेड साइज कम रहेगा, और हाइड्रेटेड साइज कम रहेगा तो क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी। और जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी उसके आयन की जाकर के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, अटैकिंग स्पीड ज्यादा होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ आई कि नहीं आई? आपने सोचा होगा फ्लोराइड का छोटा साइज है, फ्लोराइड का छोटा साइज होने के कारण कि उसकी अटैकिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ तो भाई सब उल्टा हो गया जो आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? कर लेंगे ऐसे। तो ये हमने लिखा, अब इसका हम ऑर्डर लिख लेंगे। अच्छा, एक मिस्टेक और आप यहां पे कर सकते हो, मिस्टेक ये कर सकते हो आप, सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए फ्लोरीन की आयनिक मोबिलिटी कम, इसलिए फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए फ्लोरीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है। अगर ऐसा आपने लिखा पेपर में तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यह मत लगा देना हर जगह। हम कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली पीरियड में लगाते हैं, ग्रुप में साइज का फैक्टर काम करेगा। और साइज की हालत आपने देख ली क्या हो रही है, समझ आ रहा है? तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्या देखा आपने यहां पे? अगर बात की जाए F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ऑर्डर क्या आएगा? दूसरे पेन से बना देता हूं, ऑर्डर ये आएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? इसको बॉक्स में बंद कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट लिख लो। यहीं पे अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ लिखनी हो तो बेसिक स्ट्रेंथ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखो F माइनस का साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आ जाएगा। कोई डाउट है क्या? ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने को करना है बी पार्ट इन। अच्छा, इसमें एक आध और एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे इन पीपीएस। आपसे अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी जाए जैसे हम अभी कर रहे थे, जैसे 1-2 एग्जांपल और अगर आप करना चाहो, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और बेसिक स्ट्रेंथ के अगर ऑर्डर आप लिखना चाहें तो यहां पे देखना, तो जिसका OH माइनस लिख दिया आपने, ठीक, और H2O लिख दिया। नहीं, OH माइनस और H2O कंपेरिजन नहीं करेंगे क्योंकि एनायन और न्यूट्रल आ गया। यहां पे मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, ये H2O दे दिया और दूसरा H2S दे दिया, ठीक। तो जिसका साइज बड़ा है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। और यहां पे अगर इसकी बात की जाए बेसिक स्ट्रेंथ की, तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात की जाए, NH3 और PH3 आपको अगर दिया जाए तो इसमें जिसका साइज बड़ा है उसकी बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, जिसका साइज छोटा है उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। आप एक काम कर लो, यहां पे इसका आपका ध्यान पड़े तो इसलिए इसको अलग कलर से लिख लो। येलो कलर से लिख देता हूं मैं,
ठीक, ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है? नेक्स्ट करना है अपने को इनपोलर एप्रोटिक सोलवेंट। इनपोलर एप्रोटिक सोलवेंट ये हमने पढ़ा था। इनपोलर एप्रोटिक सोलवेंट ओनली cationic part of reagent is dissolved, ये हमने पढ़ा था। यानी एनायनिक पार्ट का इस बार डिसोल्यूशन होना नहीं है, और डिसोल्यूशन नहीं होना तो हाइड्रेशन हाइड्रेटेड साइज का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आयनिक मोबाइलिटी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हाइड्रेशन तो होगा नहीं। सो हाइड्रेशन और सोल्वेशन ऑफ anionic part does not takes place। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट आप लिखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा? जो आप सोचते हैं वही आएगा, FClBr-I-। ठीक, तो इसमें ऑर्डर आपका ये आएगा। ठीक, क्यों आएगा ये? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, F- का साइज क्या है? साइज स्मॉल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। और यहां पे I- का क्या है? साइज क्या है? बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ आया? तो मैंने यहां पे रीजन भी लिख दिया। और इसके साथ आप अगर बेसिक स्ट्रेंथ लिखना चाहो तो बेसिक स्ट्रेंथ पे मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि बेसिक स्ट्रेंथ पे आपका सोलवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही ऑर्डर आ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ इन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट अगर लिखना है F-, Cl-, Br- और I-, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपको अच्छे समझ में आ गया? इसको अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आज का था। समझ आया? बस ये ध्यान रखना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ने के साथ आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। क्योंकि क्या होता है, साइज बड़ा होगा, हाइड्रेशन कम होगा तो हाइड्रेटेड साइज कम होगा, तो आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए एग्जाम में सीधा आपको दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑप्शन दे दिया F-, Cl-, Br-, I-। अब उसने आपको सोलवेंट लिख के नहीं दिया, अब आप आंसर कैसे करेंगे? तो जब भी सोलवेंट नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं? यूनिवर्सल सोलवेंट यानी वाटर को ही हम सोलवेंट मान लेते हैं। अब वाटर कैसा सोलवेंट है? पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी? I- की। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आज का ये था, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैंने पहले आपको बताया था कि दोनों ही नोट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों नोट का मैंने आपको यूज करके दिखा दिया, इसलिए मैंने आपको वहां पे 2 नोट डलवाए थे। इसको नोट डाउन करो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब देखो, अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो सिंपल सी बात है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी भाई। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? एज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। बात समझ में आई? एग्जांपल्स कैसे लिख देंगे? एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो जैसे मान लीजिए आपको ये लिख दिया, एक एग्जांपल तो आपको ये दे दिया, दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ये दे दिया, ठीक, फिनोक्साइड आयन का। फिर क्या है, ये बेंजीन के ऊपर बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड का बेंजोएट आयन बना लिया। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड का एनायन बना लिया। अब देखो क्या होगा इन केसेस में, यहां पे अगर बात की जाए, देखो सब पे क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अलग एटम तो है ही नहीं, वो तो टेंशन खत्म हो गई। अब इसमें हम क्या देखते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है और यहां पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ऊपर, और यहां पे क्या है, ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो यहां पे
तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो वो नॉर्मल रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब यहां पे ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स रहेगा, फिर इससे कम यहां पे रहेगा, यहां पे और कम रहेगा क्योंकि यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस है और यहां पे रेजोनेंस नहीं है, ये यहां पे प्योर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड यहां बना रहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा इसका आएगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट रही है। बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फोर्थ हम क्या करेंगे, अब इसमें फोर्थ लिख लो, एज नंबर ऑफ डोनर एटम। नंबर ऑफ डोनर एटम पे भी डिपेंड करेगा। कैसे, देखो एज नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ डोनर एटम इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, वाटर ले लिया और एक हमने H2O2 ले लिया, तो H2O2 में तो आपको पता है दो डोनर एटम है, तो दो डोनर एटम जहां पे होंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। एक हमने NH3 ले लिया और दूसरा हमने हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन में भी दो नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो यहां पे भी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। समझ आया। अब आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट फैक्टर वो कौन सा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे अगर बात की जाए, फिफ्थ फैक्टर आ गया आपका स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसमें क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पहले ही मैं बता चुका हूं। एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। कैसे, ये एग्जांपल आपको करना है, CH3O- मिथॉक्साइड आयन है एक, तो दूसरा इथॉक्साइड आयन है, एंड तीसरा ये बहुत ज्यादा यूज होता है, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन है। ठीक, और एग्जामिनर इनको ऐसे भी लिख के दे देता है, जैसे इसको ना टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड ऐसे लिख के दे देता आपको। ठीक, टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड आयन को। ठीक, आगे हम इसको यूज करेंगे। अब देखो इसमें क्या है, इसके एक ही मिथाइल ग्रुप लगा है, इसके बड़ा इथाइल ग्रुप लगा है और इसके पूरा ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है। तो इसको तो क्या करना है, ये मूव जब करेगा, इसके एक ही बच्चा लटका हुआ है, इसके भारी बच्चा लटका हुआ है, इसको तीन बच्चे लटके हुए, तो बहुत भारी हो गया ना, तो इसके लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा, और मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा, इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्टेरिक फैक्टर बढ़ता जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, वो जाकर के अटैक नहीं कर पाएगा। आप सोचो, ये इजीली अटैक करेगा, ये छोटा सा अटैक करेगा, ये इजीली अटैक करेगा जाकर के, और ये इजीली अटैक करेगा, तो ये सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये अच्छे बेस का काम करेगा। अब इनके, ये तो होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर यहीं पे बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, तो यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका उल्टा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, आपको पता है बेसिक स्ट्रेंथ में अपने को ये देखना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा है, इसमें स्टेरिक फैक्टर तो काम करता नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे ओनली एक प्लस आई ग्रुप लगा, इस पे बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा, उस पे और भी बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा, तो ये प्लस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो जहां पे सबसे बड़ा प्लस आई ग्रुप लगा होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, वहां पे बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्टेरिक फैक्टर को कंसीडर करना है, बेसिक स्ट्रेंथ में आपको नहीं करना है। समझ आ रही बात। ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आज ये GOC1 का फर्स्ट लेक्चर था। एक एक चीज मैंने पूरे बेसिक से डिटेल में आपको समझाई। सबसे पहले मैंने आपको यह सिखा कि रिएक्शंस को आपको कैसे याद रखना है, कि आपको रिएक्शन को ऐसा देखना कि एरो पे, रिएक्शन को ऐसे देखना जैसे बीकर में हो रही है। जैसे मैं आपको समझाऊंगा, जब अच्छे समझ में आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला था कि रिएक्टेंट क्या दिया गया है और एक स्पेसिफिक रिजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। और मैकेनिज्म में आपको ओनली ये चीज ध्यान रखनी होती है, इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, है ना, और इंटरमीडिएट जिसका ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन बताने के लिए अपने को इंटरमीडिएट क्या बन रहा है ये पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा वो हम मैकेनिज्म में सारी चीजें देख लेंगे। समझ आई बात। फिर इसके बाद हमने सोलवेंट पढ़ा था। अब सोलवेंट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो रिएक्शन को मीडियम प्रोवाइड करता है उसको सोलवेंट कहते हैं। सोलवेंट आपके दो टाइप के होते हैं,
पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे बेंजीन है, CCl4 है, CH2 है, एल्केन्स है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है बिकॉज इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और जिनका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है वो आपके पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, एक तो वो पोलर होते हैं नेचर में और उनके पास एसिडिक H होता है, इसलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। और सबसे खास बात, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल H2O है, अल्कोहल है, फिनॉल है, या अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, एसिड्स हैं, HF, HCl, HBr, या कार्बोक्सिलिक एसिड है, HCOOH है, RCOOH है, ये आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थे। और ये ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जो रीजेंट के कैटायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करते हैं और एनायनिक पार्ट को भी डिसॉल्व करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ा था, जो पोलर होते हैं नेचर में लेकिन उनके पास एसिडिक H नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती और वो रीजेंट के ओनली कैटायनिक पार्ट को डिसॉल्व करते हैं, एनायनिक पार्ट को डिसॉल्व नहीं करते। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने इसका एसीटोन पढ़ा था, फिर DMSO पढ़ा था, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड पढ़ा, डाइमिथाइल एसिटामाइड पढ़ा, और इसके साथ साथ हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन भी पढ़ा था, THF, और साइनाइड भी पढ़ा था, मिथाइल साइनाइड, हमने एक एग्जांपल वहां पे लिखा था। फिर इसके बाद हमने रीजेंट पढ़ा था कि रीजेंट में दो पार्ट हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। वो कैटायंस हो सकते हैं, वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल स्पीसीज हो सकते हैं, या पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज हो सकते हैं। कैटायंस में आपको ध्यान रखना है, जैसे एल्काइल ग्रुप के कैटायंस है, NO2 है, NO+ है, या HCO+ है, या RCO+ है। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, NH4+ है, या आपका H3O+ है, या फर्स्ट डे सेकेंड डे के कैटायंस और एल्यूमिनियम 3+, ये आपके कभी भी इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करते क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर इसके बाद हमने देखा था लुईस एसिड, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं लुईस एसिड होते हैं, जैसे BCl3, AlCl3, SnCl2, SnCl4, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पोलर पाई बॉन्ड वाले, जैसे CO2 है, CO2 में पोलर पाई बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड टूट के क्या करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, तो वो क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। सिमिलरली हमने SO3 का एग्जांपल देखा था। ठीक, फिर इसके बाद हमने न्यूक्लियोफाइल्स पढ़े थे। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी जो किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं, लेकिन H+ आयन पे अटैक नहीं करेंगे। अगर H+ आयन पे किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ने अटैक किया तो वो बेस कहलाएगा, ना कि न्यूक्लियोफाइल। और हम ये कहते हैं ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेसिस बट वाइसा वर्सा नॉट ट्रू, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो किस पे अटैक करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करते हैं एक्सेप्ट H+, लेकिन H+ पे अटैक करते ही वो बेस बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाए, ये केस हमने देखे थे। फिर इसके बाद हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में डिफरेंस देखा था। तो पहला डिफरेंस तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही पढ़ लिया। दूसरा डिफरेंस हमने देखा था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड, यानी जिस न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग स्पीड ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर इसके बाद बेसिसिटी में हमने देखा था कि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, यानी जब एसिड बेस रिएक्शन होगी जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। फिर इसके बाद हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस भी अफेक्ट करती है। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, लेकिन स्टेरिक हिंड्रेंस का बेसिक स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने डिफरेंस देखा था। फिर इसके बाद हमने एग्जांपल देखे थे, सभी एनायन आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, और ऐसे न्यूट्रल स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। और नॉन पोलर पाई बॉन्ड जैसे एल्कीन्स हैं, एल्काइंस हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अट्रैक्ट करते हैं और न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने ये देखा जैसे कुछ स्पीसीज जैसे RSH है यानी थायो अल्कोहल है,
PH3 है, PCl3 है, इनके पास लोन पेयर भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है। लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं। यानी ये ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो सबसे पहला हमने देखा था इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी एनायन ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे न्यूट्रल एटम से, जैसे OH माइनस H2 से ज्यादा है, NH2 माइनस NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर हमने देखा इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमने दो पार्ट पढ़े, इन पीरियड और इन ग्रुप। पीरियड में हमने देखा जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ भी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी। और हमेशा पीरियड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और ग्रुप में हम साइज का फैक्टर कंसीडर करते हैं। जैसे यहां पे हमने पीछे देखा था, देखो इन ए ग्रुप में हमने देखा पोलर प्रोटिक सोलवेंट में अलग किया और पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में अलग किया। पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होता है, वो कैटायन को भी डिसॉल्व करता है, एनायन को भी डिसॉल्व करता है। इसलिए जब हमने F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस को कंपेयर किया तो हमने देखा F माइनस का साइज छोटा होता है तो पोलर प्रोटिक सोलवेंट में उसका हाइड्रेशन या सोल्वेशन ज्यादा हो जाएगा, उसका हाइड्रेटेड या सोल्वेटेड साइज ज्यादा होगा तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। लेकिन आयोडाइड आयन, इसका साइज बड़ा होता है, इसका हाइड्रेशन कम होगा, सोल्वेशन कम होगा, यानी इसका हाइड्रेटेड या सोल्वेटेड साइज कम होगा, आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। तो यानी F माइनस की सबसे कम और I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सोलवेंट में सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ पे आपका पोलर प्रोटिक सोलवेंट या पोलर अप्रोटिक सोलवेंट यानी सोलवेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देखा फ्लोरीन का साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। और I माइनस का साइज बड़ा होता है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिस्पर्स रहेगी, इसलिए उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। फिर ये एग्जांपल और भी हमने किए थे, है ना। फिर इसमें पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में हमने देखा पोलर अप्रोटिक सोलवेंट तो क्या करता है, ओनली कैटायनिक पार्ट को डिसॉल्व करता है, इसलिए एनायनिक पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और न्यूक्लियोफाइलिसिटी जब हमने पोलर अप्रोटिक सोलवेंट में चेक की तो फ्लोरीन का साइज छोटा था, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रही, न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, जबकि I माइनस का साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। और सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ का भी वही ऑर्डर आ गया था। फिर इसके बाद ये छोटे छोटे दो तीन फैक्टर और थे, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी और जिस पे कम होगा उसकी कम होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो इस पे सबसे ज्यादा चार्ज डिस्पर्स था क्योंकि तीन तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस पे इससे थोड़ा कम डिस्पर्स था, इस पे और कम डिस्पर्स था और इस पे तो रेजोनेंस था ही नहीं। तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी सबसे कम। फिर नंबर ऑफ डोनर एटम देखे थे, नंबर ऑफ डोनर एटम बढ़ेंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। और लास्ट में हमने देखा स्टेरिक हिंड्रेंस, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर उल्टा हो गया था। तो देखो 5-10 मिनट में पूरा मैंने प्रॉपर्ली आपको रिवाइज करा दिया। ऐसे ही आपको घर पे रिवाइज करना होता है। मैं बोलता हूं ना मन मन में रिवाइज करो, नोट्स को बंद करके ऐसे रिवाइज किया करो फास्ट। फिर उसके बाद पूरा थ्रोली कॉपी खोल के रिवाइज किया करो एक एक चीज को। फिर वापस 5 मिनट कॉपी बंद करके आज मैंने क्या क्या सीखा। और रात में सोते टाइम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का तीनों का ऐसे रिवाइज करना है। अगर ये टेक्निक आप अपनाएंगे पूरे वीक का, फिर आप 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। पूरी केमिस्ट्री को पूरे वीक में जो आपने पढ़ा 30 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे ही फिजिक्स को और ऐसे ही बायोलॉजी को। और इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, जो आज आपने पढ़ा है उसको कल भी रिवाइज करना है और परसों भी रिवाइज करना है, 3 दिन तक रिवाइज करना है। तो यह सबसे बेस्ट मेथड है रिवीजन का। और ऐसे रिवाइज करते हुए चलेंगे तो एग्जाम से 1 वीक पहले आप पाएंगे कि सारी चीजें आपके माइंड में फिट है और आप फुल कॉन्फिडेंट है एग्जाम को फोड़ने के लिए। तो जो मेथड मैं आपको बताता हूं उस मेथड के अकॉर्डिंग पढ़ा करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।